हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फाइनली हम अपने चैनल पे वो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये वो सीरीज है जिसके साथ हमारा फाइनली डार्क रेन का बहुत बड़ा एक इवेंट, जिसको तकरीबन हम जनवरी से अपने चैनल पे शेयर करते हुए आ रहे हैं और अब दिसंबर हो गया है। तकरीबन पूरा एक साल जो चला है वो यहाँ एंड होने जा रहा है। और मजे की बात यह कि इस डार्क रेन के इवेंट के अंदर तकरीबन 100 से भी ज्यादा वीडियोस थी जिसको हमने अपने चैनल के ऊपर कवर किया है। तो देखा जाए तो मेरी नज़र में ये हमारे चैनल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, जिसको मेरे ख्याल से आप सबको मेरे साथ एक्नॉलेज करना चाहिए। और जिन लोगों ने मेरे साथ इस पूरी की पूरी जर्नी में मेरा साथ दिया है, मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा। और अभी जर्नी फाइनली हमारी जो है एंड होने की जा रही है और अब इसके अंदर से फाइनली एक आखिरी स्टोरी आर्क रह गया है जो कि आयरन मैन के हवाले से है। अगर आयरन मैन की स्टोरी के ऊपर हम बात करें तो आयरन मैन की पिछला हम स्टोरी आर्क देख चुके हैं डार्क रेन के अंदर, जिसमें उसका नाम था वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड, जिसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न ने आयरन मैन को दुनिया का मोस्ट वांटेड इंसान बना दिया था क्योंकि उसको वो सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला डेटा चाहिए था। लेकिन वो स्टोरी आर्क एक बहुत ही बड़ा स्टोरी आर्क था 12 इश्यूज के साथ, और उसको हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी पहले ही शेयर कर चुके हैं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को वो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, ये स्टोरी हमारी बेसिकली उसी स्टोरी के बाद फौरन कंटिन्यू होगी जब हमने देखा था कि टोनी स्टार्क जो है बिल्कुल एक वेजिटेटिव स्टेट के अंदर आ जाता है और वो डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक के पास चले जाता है ओक्लाहोमा के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक यानी कि थॉर, कैप्टन अमेरिका, बकी और बाकी दूसरे लोग इसको रिवाइव करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमने 2000 से स्टार्ट करी थी और अब हम फाइनली 2010 तक के कॉमिक्स को कवर कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और अगर आप इस जबरदस्त किस्म की सागा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत बेसिकली एक नाइटमेयर से आप कह सकते हैं कि होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिट्टी के अंदर गड्ढा कर रहा होता है एक इंसान और उसके अंदर से कुछ दांत निकलते हैं और वो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क कर रहा होता है और साथ में यहाँ पे उसका फादर हॉवर्ड स्टार्क और मदर मारिया स्टार्क भी मौजूद हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दरअसल वो एक ऐसी अजीबोगरीब दुनिया के अंदर है जहाँ पे हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए ये सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम इसी तरह देख रहे होते हैं कि यहाँ पे दुनिया भर का नज़ारा कि हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है, सिर्फ डेजर्ट है और हर कोई खुदाई के अंदर लगा हुआ है कुछ तलाश करने में। और इस तरह हम देखते हैं कि स्टार्क भी यहाँ पे कुछ तलाश करने में लगा हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अगले पल जब यहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती हैं तो वहाँ से एक आदमी भागते हुए आता है कि भागो, सब के सब भागो, वो आ रहे हैं। लेकिन स्टार्क बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला क्योंकि मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि हॉवर्ड बोलता है कि टोनी, हमें यहाँ से भाग नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने खतरनाक किस्म का रोबोट आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क के फादर उसको वहाँ से घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं कि टोनी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बोलता है कि ये आखिरकार क्या चीज़ है, ये तो nth जनरेशन टोनी टाइटेनोमैक्स हैं और इसको मैंने डिज़ाइन करा था, लेकिन मैंने इस तरह से कभी इनको डिज़ाइन नहीं किया था और अभी तक तो मैंने इनको बनाया भी नहीं है, तो ये यहाँ कैसे आ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल ये टोनी स्टार्क की एक डिज़ाइन करती हुई चीज़ है, लेकिन स्टार्क ने इसको अभी तक बनाया नहीं है। लेकिन इससे पहले अगली बार वो कुछ सोच पाए या समझ पाए, वो रोबोट उनके ऊपर अटैक करता है और अगले पल सिर्फ उनका ढांचा वहाँ पे बचता है। और इस तरह में एक होलोग्राफिक मैसेज के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि मेरा नाम टोनी है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। नहीं, ज़रा एक मिनट, लगता है कि मैं गलत मीटिंग के अंदर आ गया हूँ, मुझे माफ़ करना। हाँ, सही कहा मैंने, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये रिकॉर्डिंग दूसरी है। तो मैं आज ये रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी आखिरी सुबह है एज अ डायरेक्टर ऑफ शील्ड। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा तो मैं इसको अपने मार्क 1616 के अंदर अपलोड कर दूंगा और वो सूट मैं पेपर के लिए छोड़ के जाऊँगा और उसके बाद मैं अपनी यहाँ पे सारी चाबियाँ छोड़ जाऊँगा नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए। हो सकता है कि बाय लंच वो जो है मेरे सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के डेटा को तलाश कर ले और खुदा जाने कि वो उसके साथ क्या क्या करने लग जाए। और अगर तुम लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल ठीक था, जो कुछ भी मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये दुनिया बिल्कुल एक हॉरिबल प्लेस बन चुकी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो उसका मकसद ये है कि हम लोग चीज़ों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। आई प्रॉमिस। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही मैंने कह दिया है, क्योंकि अगर मैंने पहले ठीक कहा था तो उसका मतलब मैं तो कभी गलत कह ही नहीं सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं भी झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैंने पहले झूठ बोला है। चलो, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन मैं तुम लोग को बातों में हिलझाता नहीं हूँ।
तो इस बात को सपोज करते कि अब तक शायद मैं मर चुका हूँ या फिर मैं एक ऐसे हालात के अंदर हूँ जिसमें मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। वेल, जो कुछ भी होगा तुम लोग को पता चल ही जाएगा। तो इसलिए M616 अगर मैं मर चुका हूँ तो इमीडिएटली जो है स्टार्क ड्राइव X को जो है बर्बाद कर देना और खुद को जो है करीबी एक्टिव वोल्केनो के अंदर जाकर डुबो के सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देना। लेकिन ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर मैं एक ऐसे स्टेट के अंदर आ गया जहाँ से तुम लोग को मुझे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत हो, रीबूट करने की ज़रूरत हो, तो वो तुम लोग समझ सको। लेकिन इस सब को करने से पहले तुम लोग अपने आप से इस सवाल को करो, आपस में बैठ के डिस्कशन करो, क्या तुम लोग मुझे वापसी चाहते हो? क्या तुम लोग मुझे माफ़ कर पाओगे जो गुनाह मुझसे हुए हैं? क्योंकि तुम लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं कभी किसी से माफ़ी मांगने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहता हूँ। मतलब जो हुआ सो हुआ, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं तो माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ किसी से, और तुम्हें भी उसके लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। जो पास्ट था उसको भुला देना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से गुजार ली है, चाहे वो थोड़ी कम ही क्यों ना हो। लेकिन तुम सब इस बात को जानते हो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जिस तरह का हम काम करते हैं उसमें कोई हैप्पी एंडिंग जो है वो प्रॉमिस नहीं की जा सकती है। हम हीरोज़ मरते हैं। कैप, बकी, थॉर, तुम लोग इस लेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। बिल फॉस्टर भी इस बात को जानता था, जैनेट भी और क्लिंट भी। ये हमारी जॉब है और ये हमारे जॉब के साथ ही आता है। सुपर हीरोज़ कभी रिटायर नहीं होते हैं, सुपर हीरोज़ सिर्फ मारे जाते हैं। और आजकल तो हम सुपर हीरोज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा मरते ही जा रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रा ध्यान में रखना कि बाहर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ बैड गाइज, जो कि इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हम सारे के सारे हीरोज़ गिरें तो वो सारे के सारे बिजनेस के ऊपर जो वो गंदा काम करना चाहते हैं उसके ऊपर कब्जा जमा लें, इस दुनिया को बर्बाद कर दें। हम लोग यहाँ पे सिर्फ रह के एक डिवाइडिंग का काम कर रहे होते हैं। हम हीरोज़ और सुपर हीरोज़ को अलग कर रहे होते हैं। हम उनको डिवाइड एंड कॉन्क्योर के रूटीन पे लगा देते हैं। लेकिन खैर, ये सारी की सारी पुरानी हो चुकी हैं बातें। अब मुझे अपने बारे में कुछ बात करना है। मैं शील्ड के अंदर हर एक उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ पहले, जो कि ऑसबॉर्न के हाथ लग के नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे कुछ पुराने सूट उसके हाथ ज़रूर लगेंगे, लेकिन रिपल्सल पावर वो उसके हाथ नहीं लग पाएगी, तो इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इस पेपर के आर्मर के अंदर मैंने एक डिफेंस सिस्टम पहले से रखा हुआ है, जो कि ऑसबॉर्न के हर एक सिस्टम के अंदर घुस के उसको बर्बाद कर सकता है। और अब इस तरह का कोई भी इंसान नहीं है ऑसबॉर्न के नज़दीक जो कि इस सारे का सारी चीज़ों को फिगर आउट कर सके और इस वायरस को हराने का कोई तरीका ढूंढ सके। तो इसका मतलब ये है कि पेपर, तुम्हारे पास इस वक्त जो सूट मौजूद है वो इस दुनिया के ऊपर एक लास्ट रिपल्सल जनरेटर है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना और वो भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तो ये तो वो बातें हो गई जो मैं अपनी तरफ से क्लीन करना चाहता था मरने से पहले, मतलब अगर मैं मर गया तो, ताकि तुम लोग के ऊपर कोई बोझ ना रहे। लेकिन इस सबको मुकम्मल तौर पर साफ करने के लिए मुझे हम तीनों की ज़रूरत है, कैप, थॉर और आयरन मैन। हम तीनों मिलकर ही सब कुछ जो है मुकम्मल तौर पर साफ कर सकते हैं। देखो वो कहावत है ना बहुत मशहूर कि लेट गो एंड लेट गॉड, मतलब हर चीज़ को जाने दो और उसको खुदा के ऊपर छोड़ दो। लेकिन तुम जानते हो कि मैं अपनी तरफ से इस चीज़ को तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर रही बात गॉड की, तो मैंने कभी गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, लेकिन कैप्टन अमेरिका और थॉर मेरे लिए एक सेंस ऑफ हायर पावर है। जो लोगों को चीज़ नज़र आती है गॉड्स के अंदर, मुझे कैप्टन अमेरिका और थॉर में नज़र आती है। वो मेरे लिए मेरी एक हायर पावर है। तो इसलिए जब भी मैं अपने आप को डाउन फील कर रहा होता हूँ तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ, मैं उनकी लीडरशिप, उनकी गाइडेंस की तरफ देखता हूँ, और अब उनकी एब्सोल्यूशन की तरफ देख रहा हूँ। मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। दैट्स इट। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तो इसलिए तुम लोग आपस में मिलकर जो कुछ भी डिसाइड करते हो वो मार्क 1616 को बता देना। उसके बाद जो आगे होना है वो सूट तुम्हें सब कुछ गाइड कर देगा। ज़रा एक मिनट, जाने से पहले एक छोटी सी चीज़। देखो, अगर मैं वापसी ना आ पाया किसी भी वजह से, तो इस बात को याद रखना कि ऑसबॉर्न सब कुछ खो देगा। ऑसबॉर्न सारा का सारा कंट्रोल, ये सारा का सारा गेम खो देगा, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा दबा रहा है। लेकिन जब वो चीज़ों को ज़्यादा दबाएगा तो कोई ना कोई चीज़ उसके फिंगर्स के अंदर से स्लिप हो जाएगी और वो एक केओस मचा देगी। और मेरे ख्याल से तुम लोगों के पास वही एक मौका होगा उस सही मौके पे सही जगह अटैक करने का, और तुम ऑसबॉर्न से जान छुड़ा पाओगे। और इस तरह देखते हैं बेसिकली टोनी स्टार्क यहाँ से ऑसबॉर्न से लड़ने के लिए उनको तरीके बता रहा होता है कि कब और कैसे उनको वहाँ पे अटैक करना है। लेकिन इस सब के आखिर में एक चीज़ के लिए ज़रूर तैयार रहना कि जब ये फसाद होगा, जब ये लड़ाई होगी, तो एक बहुत हैवी कैजुअलिटीज़ हम देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इस सब में मारे जाने वाले हैं। एक बहुत बड़ा शौक जो है दुनिया में फैल जाएगा और किसी ने जो सोचा नहीं होगा बिल्कुल वैसा ही होगा। मतलब आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो एक बहुत बड़ी मैस मचने वाली है जब ये सब ख़त्म होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो मैसेज वहाँ पे ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि ये मैसेज दरअसल जो है पेपर पॉट का जो सूट है, रेस्क्यू आर्मर, वो उसके ज़रिए टोनी स्टार्क ने रिकॉर्ड किया हुआ था। और स्टार्क यहाँ पे इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर पॉट्स, डॉक्टर डोनाल्ड ब्लैक यानी कि थॉर, कैप्टन अमेरिका यानी कि बकी बार्न्स, ब्लैक विडो और मारिया हिल मौजूद हैं, जो कि इस मैसेज को सुन रहे थे। और हम देखते हैं कि सब ये मैसेज सुनने के बाद काफ़ी एक अलग ही सिचुएशन में आ गए थे। सब बोल रहे थे कि अनबिलीवेबल टोनी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मारिया हिल जब ये तुम्हारे साथ काम करता था तब भी इतना ही ज़्यादा पागल हुआ करता था? तो मारिया हिल बोलती है कि हाँ, मोर और लेस नेट, मोर और लेस। लेकिन इसे बकी बोलता है हमें इसको वापसी लाना है, हमें इसको लाना ही होगा ब्लेक, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो वहीं पे ब्लेक बोलता है कि ऑफ कोर्स कैप्टन, हमें इसको वापसी लेकर ही आना होगा, ये एक मोरल इम्पेरेटिव है। एक आदमी हमारे सामने बीमार है तो हमें उसको किसी भी कीमत पे हील करना ही होगा। लेकिन इस सबको करने का एक तरीका ज़रूर है जो हमें फॉलो करना है। तो यहीं से वीडियो मारिया हिल भी बोलते हैं कि बिल्कुल हमें इस बात को करना ही चाहिए। मतलब मैंने जो है ऑसबॉर्न से इतना बड़ा पंगा ले लिया और अब मैं इससे पीछे नहीं हटने वाली हूँ।
तो वहीं से आर्मर बोलता है कि आप लोगों का अगर यही फैसला है तो फिर मैं आप लोग को एक सेकंड रिप्रेजेंटेशन सुनाना चाहूँगा, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है कि स्टार्क को किस तरह से रिबूट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे अग्री कर रहे हैं, तो क्या मैं उस वीडियो को प्ले करना शुरू करूँ मिस पॉट्स? लेकिन हम देखते हैं कि मिस पॉट्स यहाँ पे रोना शुरू कर देती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, और वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है और कहती है कि डैम इट स्टार्क, यू आर अनबिलीवेबल, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तो मारी उसको संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि अपने ऊपर काबू रखो, देखो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें स्टार्क को किसी भी कीमत के ऊपर वापसी लाना होगा। तो कहती है कि देखो मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने ज़्यादा लोग इस दुनिया के अंदर मारे गए हैं। हमें याद है कि सिविल वॉर के इवेंट के स्टैमफोर्ड के अंदर मासूम बच्चे मारे गए थे, इन्वेजन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, स्टीव मारा गया था, बिल फॉस्टर मारा गया था, जेनेट मारी गई थी और हैप्पी तक मारा गया था। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार टोनी ही क्यों है जिसको वापसी आने का मौका मिल रहा है? आखिरकार वो टोनी ही क्यों है जो कि हर बार मर के वापसी आ जाता है? वो सारे लोग दूसरे क्यों नहीं आते हैं? और इस तरह से हम देखते हैं कि हम दोबारा उसी ड्रीम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे स्टार्क आज खुदाई कर रहा होता है और उसके हाथ में तो छोटे छोटे ऑरेंजेस लगते हैं। तो वहीं से उसके फादर पूछते हैं तो क्या हुआ, आज किस्मत जागी? तो कहता है कि नहीं, कुछ डेजा वू सा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है हॉवर्ड कि इस जगह पे मैं पहले भी रह चुका हूँ और कुछ ऐसा ही हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्क एक अजीब किस्म के इल्यूजन में फंसा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करके गाइड करना चाहूँगा और ये पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगा कि दरअसल स्टार्क जिस वक्त जो अपने वेजिटेबल स्टेट के अंदर है तो उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ चल रही है बार बार। वो एक तरह की आप समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम के अंदर हैंग होकर रह गया है और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि दोबारा वही सब कुछ होता है कि सारे के सारे लोग भागना शुरू करते हैं और कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन स्टार्क यहाँ खुदाई करने में लगा होता है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है हमारे न्यूयॉर्क अवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे ऑसबॉर्न सारे के सारे क्राइम सिंडिकेट को बुलाता है द हुड के और कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त दुनिया एक स्ट्रिंग के ऊपर चल रही है और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो स्ट्रिंग किस तरह से बंधी हुई है। तुम लोग को याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने एक बहुत बड़ी बाउंटी रखी थी तकरीबन 1 बिलियन यूरो की, वो भी स्टार्क के सर के ऊपर। लेकिन फिर तुम लोगों ने इस बात को भी देख ही लिया होगा कि मिस्टर स्टार्क और मेरे बीच एक जबरदस्त किस्म का शो डाउन हुआ था एक डेजर्ट के अंदर। उसने मेरे सामने सरेंडर नहीं किया बल्कि अपने आप को बर्बाद कर लिया, जिसके जरिए अब वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो चुका है। लेकिन खैर जो भी हो, मेरी नज़र में वो हमारी जीत थी। क्लोजर जो होता है वो एक मिथ होती है, लेकिन कंटेनमेंट वो जरूरी है। मेरी नज़र में दुनिया के ऊपर ऐसे ही राज किया जाता है फॉक्स। और सबका मतलब ये है कि स्टार्क को हमने कंटेन कर लिया है, मतलब स्टार्क अब हमारे टेबल पे से हट चुका है, अब वो हमारे लिए खतरा नहीं है। और इसका मतलब ये है कि वो जो बाउंटी मैंने उसके सर पे रखी थी अब वो भी टेबल से हटा दी गई है। इसलिए मैं तुम सबको यहाँ पे बुला के खुद से ये बताना चाहता था ताकि तुम लोग के दिमाग के अंदर कोई डाउट ना रहे कि अभी भी वो बाउंड्री है कि नहीं। तो टोनी स्टार्क अब से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो एक सब्जी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है और इसलिए उसको ऐसे ही सड़ने दिया जाए कि अब तुम में से कोई भी स्टार्क के पीछे नहीं जाएगा। क्या मैं क्लियर हूँ? तो इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे विटनी बुद्धि के बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई है। तो उसमें बोलता है कि फिर ठीक है, मेरी शक्ल किस लिए देख रहे हो, यहाँ से फ़ौरन बाहर निकलो, मुझे इस दुनिया को चलाना है, जाओ जाओ फ़ौरन। और हाँ मिस फ्रॉस्ट, थैंक्स अगेन, तुमने मेरी इतने ज़बरदस्त तरीके से जो मदद की है। तो हुड बोलता है कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है? तो विटनी बोलती है कि कुछ नहीं, चलो यहाँ से। और हम देखते हैं कि विटनी यहाँ पे खड़ी हुई जो है अपने आप से बातें कर रही होती है और कहती है कि ऑसबॉर्न ने कहा कि स्टार्क को अब छुआ ना जाए और इस बारे में वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर था और उसने उस ऑफर को भी हटा दिया है। अब हम स्टार्क के पीछे जाएं या ना जाएं उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसने इस बात की ऑफर जब रखी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर था, वो चाहता था कि स्टार्क उसके रास्ते से हट जाए क्योंकि वो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, मतलब एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। तो इसलिए ऑसबॉर्न को उससे कोई खतरा नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट भी उसके अंदर खत्म हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अब हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो ऑसबॉर्न के एजेंडा से बिल्कुल अलग होने वाला है। ये स्ट्रिक्टली एक कॉर्पोरेट मैटर होने वाला है क्योंकि स्टार्क इंडस्ट्रीज और उसकी जो मुख्तलिफ छोटी छोटी कंपनीज है जिन्होंने डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और डेवलप अलग अलग किस्म के वेपन्स किए हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि वो डेकेड्स तक बैठ के उसको खा सकता है और उसका पैसा उसके पास ही जाएगा। तो वो तकरीबन 50 सम ईयर्स तक जो है इस अर्थ के ऊपर जो है राज कर सकता है, वो सिर्फ मरने के बाद भी, और वो भी सिर्फ अपने पुराने हथियारों को बेच के। और जैसा कि हमें पता है कि अब उसकी करंट सीईओ पेपर पॉट्स को बना दिया गया, तो वो सारा का सारा पैसा उसके पास जाएगा और उसके बाद किसी और के पास जाएगा और इस तरह ये कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्क के जाने के बाद स्टार्क इंडस्ट्री को कोई ज़्यादा नुकसान होने नहीं वाला है क्योंकि वो सारे के सारे डिज़ाइन अभी भी वही मौजूद हैं। इसका मकसद ये है कि वो अभी भी एक मल्टी नेशनल कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकती है। इस वक्त टोनी स्टार्क एक ऐसी स्टेट के अंदर है जिसमें वो कुछ कर नहीं सकता है, वो कम्प्लीटली हेल्पलेस है। तो मैं उसको ढूंढूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उसको जान से मार डालो, गोस्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि मैडम मैस्क जो हैं किसी और से नहीं बल्कि गोस्ट से बात कर रही होती हैं और उसको ये भी बता रही हैं कि अब जो है स्टार्क को मारने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑसबॉर्न ने सारा इनाम हटा दिया, लेकिन फिर भी वो अपने बदले के लिए स्टार्क को मारना चाहती है। और आपको याद होगा कि थंडरबोल्ट्स की सीरीज में हमने देखा था कि गोस्ट जो है आधे मिशन में से आखिर में गायब हो जाता है, तो वो गायब होकर दरअसल यहीं पे आता है अपने इस मिशन के लिए। और गोस्ट कहता है कि बिल्कुल मैडम मास्क, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। और इसी तरह हम दोबारा से उसी नाइटमेयर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे स्टार्क बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह के याद है कि मैं यहीं पे मौजूद था और ये सब मेरे साथ दोबारा हो रहा है। लेकिन हॉवर्ड उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, तुम ये सब करना छोड़ दो। लेकिन आज कुछ डिफरेंट हो रहा है, आज इन लोग को आने में देर हो गई है, तो आओ मेरे साथ खुदाई में मदद करो।
और हम देखते हैं कि स्टार्क, मारिया और हॉवर्ड सब मिलकर उसमें खोदना शुरू करते हैं। और अगले पल जब वो थोड़ी सी ज़मीन खोदते हैं तो उनको सामने एक चेस्ट पीस नजर आता है रिपल्सर टेक का। लेकिन हम देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि वो रोबोट उनके सामने खड़ा होता है और वो दोबारा से उनके ऊपर अटैक करके उनको मार देता है। तो स्टार्क कहता है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैंने आखिरकार किया क्या है और मुझे सबको ठीक करने के लिए क्या करना होगा। टू बी कंटिन्यूड।